वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और उसी का एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था उसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। वो हम कवर करने वाले हैं और दोनों जो डीपीएसपी है और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दोनों का मैंने एक साथ नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए पार्ट 4 आर्टिकल 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ता है। अब इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमिटी। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पहले हुआ नहीं करता था, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ही ये इम्प्लीमेंट हुआ था। और किसके रिकमेंडेशन पे? सोरेन सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन में। दिस ड्यूटीज रिमाइंड सिटीजन दैट राइट्स कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सिटीजन को ये रिमाइंड करता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास राइट टू फ्रीडम बोलते हैं जिस चीज़ को भी आप मारते फिरो या फिर कुछ दूसरों को अत्याचार करो, ऐसा नहीं है। हमारे पास भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निभाना है। The aim to build a sense of discipline, patriotism and moral obligation among the all citizen। इसका एम क्या है? डिसिप्लिन, पेट्रियटिज्म एंड मोरल ऑब्लिगेशन को बरकरार रखना है। फाउंड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। और ये हमें कहाँ पर मिलता है? पार्ट 4A में। और कौन से आर्टिकल पे? 51A पे। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या क्या लिस्ट है? रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब हमें क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नॉट ओनली सिर्फ हमें नहीं, जितने भी भारतीय नागरिक है फंडामेंटल ड्यूटीज उन्हें क्या समझाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे लिए बना है और कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम सभी हमारे लिए ही है। ठीक है, तो इन सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। चेरिश द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स। प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। अब ये क्या करता है? कंट्री को डिफेंड करता है एंड रेंडर नेशनल सर्विस, और नेशनल सर्विस को ये प्रोवाइड करता है जब उसकी जरूरत पड़े। प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, रिनाउंसिंग प्रैक्टिसेस डिग्रेडिंग टू वुमेन। अब ये क्या प्रमोट करता है? हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। ब्रदरहुड सेंस यानी एक दोस्ती, यारी या भाई टाइप का रिलेशन को ये प्रमोट करता है और वुमेन को रिस्पेक्ट देने के लिए ये हमें सिखाता है। प्रिजर्व इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज। और ये क्या प्रिजर्व करता है? इंडिया का जो रिच कल्चर है उसको प्रिजर्व करता है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स, वाइल्ड लाइफ एंड शो कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। अब ये क्या करता है? जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज सिखाता है। से फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, हमें ये सब को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ देखिए हमारे लिए ही बना है, तो हमें उसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद से लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे लिए बना है, ये देश भी हमारे लिए बना है, हमारे लिए ही प्रेसिडेंट बने हैं सभी। अल्टीमेटली इस देश का, इस नेशन का फोकस एक ही है कि ह्यूमन या फिर जो नागरिक है उनको कैसे बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। अब 8 नंबर पॉइंट क्या है? डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। अभी क्या हमें फंडामेंटल ड्यूटीज क्या सिखाता है? साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए, ह्यूमनिज्म डेवलप करने के लिए और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करने के लिए। अब नंबर 9 पे क्या है? सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड शन वायलेंस। ये हमें सिखाता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे सेफ करना है और वायलेंस को कैसे नहीं करना है। स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स टू अपलिफ्ट द नेशन। और ये हमें सभी चीज़ों पे पार्टिसिपेट या सभी चीज़ों पे अच्छे चीज़ों पे पार्ट लेने के लिए हमें प्रेरित करता है। क्योंकि ये क्या करता है? अगर देखिए, अगर कोई भी देश के लोग अगर देश को सपोर्ट नहीं करे और किसी भी मतलब अनुष्ठान या जो कोई भी चीज़ है उसे पार्टिसिपेट नहीं करे, तो वो नेशन को अपलिफ्ट कैसे करेगा? वो नेशन को डेवलप करने में कैसे मदद करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज हमें क्या सिखाता है कि हमें सभी चीज़ों पे पार्टिसिपेट लेना चाहिए जो नेशन को अपलिफ्ट करे। प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन एज 16 से लेकर 14 ईयर्स एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट 2002। अब ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन एज 16 से 14 ईयर्स, ये कौन से अमेंडमेंट के तहत एड हुआ था? 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत। और ये हमें क्या बताता है कि जो जितने भी बच्चे हैं 16 से लेकर 14 साल तक सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है?
सबसे पहला दे एक्ट एज अ मोरल कोड फॉर ऑफ कंडक्ट फॉर द सिटीजन। ये एक मोरल कोड यानी एक मोरल नॉलेज या फिर जो सामान्य जो एक शिष्टाचार वो सब हमें सिखाता है। इनकरेज सिटीजन्स टू कंट्रीब्यूट अ नेशनल यूनिटी, सोशल हार्मोनी एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये हमें इनकरेज करता है, सिटीजन को, हर एक नागरिक को इनकरेज करता है नेशनल यूनिटी, सोशल हार्मोनी एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को के लिए, जागरूक होने के लिए। से सर्व एज अ रिमाइंडर दैट इंजॉइंग राइट्स रिक्वायर्ड फुलफिलिंग ड्यूटीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक रिमाइंडर की तरफ हमें सर्व करता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसे फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ हमें मेंटेन करना पड़ेगा। यानी फंडामेंटल राइट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें मेंटेन करना पड़ेगा। कोर्ट में रेफर टू दिस ड्यूटीज वाइल इंटरप्रिटिंग लॉज और जजिंग केस रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। अब देखिए, कोर्ट में रेफर दिस ड्यूटीज, अब ये कोर्ट रेफर कर सकते हैं इन ड्यूटीज को वाइल इंटरप्रिटिंग लॉज और जजिंग केसेस रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने पहले पढ़ा था डीपीएसपी और ये जो अभी फंडामेंटल ड्यूटीज हमने पढ़ा था, उन सभी का हम समरी देखते हैं। और जो डीपीएसपी है वो पिछले वीडियो में ही मैंने कंप्लीट करवाया था। एक तरफ है टॉपिक, दूसरी तरफ है डिटेल्स। अब पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे देखते हैं। डीपीएसपी वो कितने पार्ट पे, पार्ट 4 पे, और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट पे, पार्ट 4 लेकिन ए सेक्शन पे, ठीक है। डीपीएसपी सिर्फ पार्ट 4 पे है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए पे। आर्टिकल क्या क्या है, डीपीएसपी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 36 से लेके 51 तक। और ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से, सॉरी फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल पे आता है, 51 ए पे। नेचर क्या है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल, यानी डीपीएसपी को हम डीपीएसपी के अगेंस्ट हम कुछ भी कंप्लेंट रजिस्टर करवा नहीं सकते। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो मोरल ऑब्लिगेशन है, वो अपने समझ, अपने विवेक, अपने विचार के तहत इसे सुलझाया जा सकता है। एडेड बाई ड्यूटीज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कब एड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। पर्पज क्या है, डीपीएसपी गाइड द स्टेट, ड्यूटीज गाइड द सिटीजन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डीपीएसपी क्या करता है, एक स्टेट को गाइड करता है, लेकिन ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या करता है, गाइड द सिटीजन। अमेंडमेंट, अब देखिए अमेंडमेंट कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें कौन कौन से अमेंडमेंट याद रखना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट, 44, 86, 97, ये सब आपको एग्जाम देते समय अच्छे से रिवीजन करना है। मेन आइडिया क्या है, अब DPSPs and fundamental duties together aim for an ideal welfare and democracy। ठीक, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अल्टीमेटली उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन का किसी वेलफेयर किया जाए। क्विक रिवीजन समरी आप खुद से देख लेना, ठीक है। बस ऊपर की चीज़ें मैंने बता दिया है कि आपको कैसे क्या करना है। बस आज के लिए इतना ही, नीचे नोट्स का मैंने लिंक दिया है।